Sinusoidal waves 5 centimeter in amplitude are to be transmitted along the string having a linear mass density equal to 4 into 10 power minus 2 kg पर मीटर। ठीक है, आपको एम्पलीट्यूड दिया है और लीनियर मास डेंसिटी दी है जिस पे हम वेव को क्या कर रहे हैं, प्रोपोगेट करा रहे हैं। इफ द सोर्स कैन डिलीवर द मैक्सिमम सोर्स कैन डिलीवर द मैक्सिमम ऑफ 90 वाट, सोर्स जो है वो मैक्सिमम कितनी पावर डिलीवर कर सकता है, तो वो आपको दी हुई है 90 वाट। एंड द स्ट्रिंग इज अंडर द टेंशन ऑफ 100 न्यूटन, टेंशन भी आपको दिया है। देन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एट विच द सोर्स कैन ऑपरेट, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहे हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आपको दिया हुआ और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहे हैं। तो पावर ट्रांसफर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी। ठीक है, एवरेज पावर हम यूज़ करेंगे और ये मैक्सिमम पावर डालेंगे तो यहाँ से क्या आएगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, वेव की वेलोसिटी होती है √T/μ, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये T/μ हो जाएगा और म्यू से म्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। टेंशन आपको दिया हुआ है, तो ओमेगा अगर हम निकालेंगे तो ओमेगा आपका आ जाएगा √2p अपॉन नीचे क्या क्या आने वाला, ए स्क्वायर इंटू टी, सॉरी मैंने यहाँ गलती कर दिया, वी स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ सिर्फ वी होता है। ये होता है एवरेज पावर ट्रांसफर का फॉर्मूला, हाफ म्यू रो स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी। ठीक है, चाहो तो आप वेव वेलोसिटी अलग से निकाल सकते हो, आपको म्यू दिया है टी दिया है तो आप अलग से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप सिर्फ फॉर्मूला ही है, इसमें सारी वैल्यू डालनी है। आपको पावर का पता है, आपको म्यू पता है, आप वी निकाल सकते हो, आपको एम्पलीट्यूड दिया और आपको सिर्फ क्या फाइंड करना, ओमेगा। और पी की मैक्सिमम वैल्यू आप डालोगे 90 वाट, तो यहाँ से ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना और आपको एक आंसर मिल जाएगा। A transverse wave is passing through a stretched string with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। टेंशन कितना दिया है, 20 न्यूटन। एट ए सर्टेन पॉइंट P ऑन द स्ट्रिंग इट इज ऑब्जर्व दैट एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड। उस इंस्टेंट पे एनर्जी किस रेट से ट्रांसफर हो रही है, 40 मिली वॉट, 40 मिली जूल पर सेकेंड, 40 मिली वॉट के रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। फाइंड द स्पीड ऑफ पॉइंट P की स्पीड पूछ रहे हैं। ठीक, तो इसमें जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है वो समझिए। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला जो हमने याद किया, अभी हमने लिखा था यहाँ पे, वो होता है हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी। तो ये जो हाफ फैक्टर आया है वो कॉस स्क्वायर से आता है। कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स की एवरेज वैल्यू हाफ होती है। तो आप इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला जब आप लिखोगे तो ये आपका आ जाएगा म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी टाइम्स कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, ये दिया है। ठीक, अब आप ढंग से समझना, जो वेव की वेलोसिटी होती है, जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, वो होगी ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस के एक्स। वो डिपेंड करेगा कि आपने एस एच एम वेव की इक्वेशन क्या मानी। अगर मैंने वेव की इक्वेशन मानी है वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी की इक्वेशन आएगी इसको डिफरेंशिएट करके तो वो आ जाएगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्स को कांस्टेंट मान के। तो ये जो है लिखा है यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये जो पूरा फैक्टर है ये पार्टिकल की वेलोसिटी का स्क्वायर है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस पावर का जो फॉर्मूला आने वाला है वो आने वाला है म्यू इंटू वी अपॉन वी इंटू वी पी का स्क्वायर। तो अब आप देख लीजिए आपके पास क्या क्या है और आपको क्या क्या फाइंड करना है। क्या आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है, बिल्कुल, की वैल्यू है, बिल्कुल है। ठीक, और आपको वेव की स्पीड भी दी हुई है कि 20 मीटर पर सेकेंड, और स्ट्रिंग में टेंशन दिया, तो म्यू की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे। अब म्यू की वैल्यू कैसे रिप्लेस करेंगे, बहुत आसान है। तो जो वेव की वेलोसिटी होती है वो होती है √T/μ। तो यहाँ से जब आप म्यू निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा टी अपॉन वी स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा टी अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी टाइम्स वी पी का स्क्वायर। सारी वैल्यू डाल देते हैं, एक वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा। जो पावर है वो है 40 मिली वॉट यानी 10⁻³ इसको टू टेंशन जो है वो 20 न्यूटन है, वेव की वेलोसिटी भी 20 है और ये बनेगा वी पी का स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक जीरो से 10⁻² कर लेते हैं। तो Vp जो आपका आ रहा है वो 0.2 आ रहा है, 0.2 मीटर पर सेकेंड। ये होगी
उस मोमेंट पे उस पार्टिकल की पार्टिकल वेलोसिटी 0.2 मीटर पर सेकेंड, सो इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला था, फॉर्मूले में बस वैल्यू डालनी थी आपको। The pressure variation that's corresponding to the pain threshold that is the ear can tolerate in loud sound is about 30 पास्कल। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना प्रेशर वेरिएशन जो ईयर है वो टॉलरेट कर सकता है वो आपको दिया है। इससे ज़्यादा का प्रेशर वेरिएशन अगर होगा तो कान का जो पर्दा होगा उसमें डैमेज हो सकता है। 30 पास्कल। वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड में वाटर में साउंड की वेलोसिटी आपको दी हुई है 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस इन वाटर करस्पॉन्डिंग टू द लाउड साउंड। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछ रहे हैं कितनी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, तो इंटेंसिटी और प्रेशर में जो रिलेशन होता है प्रेशर एम्पलीट्यूड, ये प्रेशर एम्पलीट्यूड बन जाएगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जो भी प्रेशर एम्पलीट्यूड होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी प्रेशर की, उसका स्क्वायर अपॉन 2 रो इंटू वी। ये होती है इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ये प्रेशर एम्पलीट्यूड है, तो आप इसमें सारी वैल्यू डालिए। आपको क्या पूछा, इंटेंसिटी पूछी, तो प्रेशर एम्पलीट्यूड आपको दिया है 30 पास्कल। आपको पानी की डेंसिटी वैसे भी पता होती है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और पानी में जो साउंड की वेलोसिटी है वो भी आपको दी हुई है। तो इसमें आप सारी वैल्यू डालिए और आपको आंसर मिलेगा। अब हम चलते हैं सुपरपोजिशन पे। ठीक है, टू सोर्सेज ऑफ साउंड ए एंड बी प्रोड्यूसेज अ वेव ऑफ 350 हर्ट्ज, दे वाइब्रेट इन द सेम फेज। ठीक है, इनिशियल फेज दोनों का सेम है। एक कोई पार्टिकल है वो उन दोनों के इन्फ्लुएंस में वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन वो जो पार्टिकल है, इफ द एम्पलीट्यूड एट ए पॉइंट पी प्रोड्यूस बाई द टू वेव्स इज 0.3 मिलीमीटर एंड 0.4 मिलीमीटर। समझिए सिचुएशन ये है, एक सोर्स यहाँ पे है ए और एक सोर्स यहाँ है बी, और कहीं पॉइंट है पी, सिमेट्रिकली लोकेटेड नहीं है। तो एक वेव तो ए से पहुंचेगी पी की तरफ और एक वेव बी से पहुंचेगी पी की तरफ, और इनका सुपरपोजिशन होगा पी पॉइंट पे, और पी पॉइंट वाला जो पार्टिकल है उन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसके हिसाब से वाइब्रेट करेगा। ठीक, ए से जो वेव निकल रही है और बी से वो जो वेव निकल रही है, शुरुआत में दोनों सेम फेज में, बट ए ने पाथ ज़्यादा ट्रेवल किया, बी ने पाथ कम ट्रेवल किया, तो इनमें पाथ डिफरेंस की वजह से एक फेज डिफरेंस आ जाएगा। पाथ डिफरेंस कितना दिया, तो पाथ डिफरेंस ये दिया ए पी माइनस बी पी इज 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस पार्ट डिफरेंस की वजह से आ जाएगा फेज डिफरेंस। तो जरा पार्ट डिफरेंस पहले देखें क्या है। वेव की वेलोसिटी आपको दी है 350 मीटर पर सेकेंड, और दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं 350 हर्ट्ज। तो यहाँ से वेवलेंथ आपकी आ जाएगी 1 मीटर। ठीक, अब हम अगर फेज डिफरेंस निकालें उनके बीच में, तो फेज डिफरेंस आपका होगा 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। 2π/λ, लैम्डा कितना है 1, और डेल्टा एक्स 25 सेंटीमीटर यानी 1/4 मीटर। सो पार्ट डिफरेंस इज π/2। तो पार्ट डिफरेंस आपको पता लग गया। ए से आने वाली जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड A1 अगर मैं कहूँ, स्मॉल a1 कह देते हैं, वो है आपका 0.3 मिलीमीटर, और बी से आने वाली जो वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है A2 अगर मैं कहूँ तो वो है 0.4 मिलीमीटर। तो नेट एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो नेट एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा √ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस डेल्टा फाई, और डेल्टा फाई π/2 है। तो जब आप π/2 की वैल्यू डालोगे तो ये पूरा टर्म तो कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। एक है 0.3, एक है 0.4, 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, दैट विल बी 0.5। सो योर आंसर इज डी पार्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला भी इसी पे बेस्ड है। दो वेव हैं वो प्रोपोगेट कर रही हैं टू ए पॉइंट पी अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, प्रोड्यूस्ड बाय टू सोर्सेज ए एंड बी ऑफ सिंपल हार्मोनिक एंड ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दो वेव हैं, सिंपल हार्मोनिक वेव्स हैं, प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव्स हैं, पॉइंट पी पे आके मिल रही हैं, सेम फ्रीक्वेंसी उनकी। द एम्पलीट्यूड ऑफ एवरी वेव एट पी इज ए, दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ढंग से समझना है, फेज ऑफ ए इज अहेड बाई π/3 देन दैट ऑफ बी। ठीक है, अब यहाँ डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये मान लिया ए पॉइंट है, ये मान लिया बी पॉइंट है, और यहाँ पे कोई पॉइंट पी है। तो एक वेव तो आ रही है आपकी ए से पी की तरफ, और एक वेव आ रही है बी से पी की तरफ। ठीक,
दोनों जब पी पे पहुंचती हैं तो उनका एम्पलीट्यूड सेम है, ए और ए। लेकिन शुरुआत में ही दोनों सेम फेज में नहीं है। ए जो है वो π/3 से फेज में आगे है, ठीक है, शुरुआत में ही, ठीक है। डिस्टेंस की वजह से जो फेज डिफरेंस आएगा वो अलग बात है, लेकिन ए जो है वो शुरुआत में ही π/3 फेज में आगे है। और ए ने डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रेवल की है। कितनी डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल की है? 50 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको बहुत कम यूज़ होती है, इसीलिए उसको ध्यान रख पाना मुश्किल होगा, लेकिन जहाँ यूज़ आ जाएगी तो वहाँ आ जाएगी, ठीक है। ज़रा समझिए आराम से। अगर वेवलेंथ 1 मीटर है तो 50 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर का जो पार्ट डिफरेंस है वो पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट करेगा। पहले आप इस बात को समझ लीजिए, कितना फेज डिफरेंस आ जाएगा इस पार्ट डिफरेंस की वजह से, तो वो आ जाएगा 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स इसमें है 1/2 मीटर और लैम्डा है इसका 1 मीटर, तो ये आपका आ जाएगा पाई। ए से आने वाली वेव और वी से आने वाली वेव में पार्ट डिफरेंस की वजह से पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा, ठीक। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाई का फेज डिफरेंस तो आ गया, लेकिन कौन फेज में आगे हो गया? पाई से फेज में कोई एक आगे हो जाएगा, एक पीछे हो जाएगा, तो कौन फेज में आगे हो जाएगा? ए फेज में आगे हो जाएगा, ए से आने वाली वेव फेज में आगे हो जाएगी, कि बी से आने वाली फेज में आगे हो जाएगी? इससे अंतर आ जाएगा, अंतर ये आ जाएगा, अगर मान लिया पाई जो है वो ए से आने वाली फेज वेव जो है वो फेज में पाई आगे हो जाती है, तो ए का जो नेट फेज डिफरेंस आ जाएगा वो पाई प्लस π/3 हो जाएगा, क्योंकि वेव निकलने से ही पहले, यानी जिस मोमेंट पे निकल रही थी तब ए की वेव π/3 फेज में आगे थी। और मान लिया इस पाथ की वजह से भी ए को एक्स्ट्रा पाई का फेज डिफरेंस मिल गया, तो ए तो टोटल 4π/3 आगे चली जाएगी। लेकिन अगर ये पाई का फेज डिफरेंस अगर बी को मिलेगा तो ए बी का फाज, बी ने कितना एक्स्ट्रा फेज है, बी के पास पाई, ए के पास कितना है π/3, तो उनके बीच में जो नेट डिफरेंस आएगा वो 2π/3 आ जाएगा। फाइनल आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप 4π/3 ले लो, लेकिन 2π/3 ले लो, कोई भी ले लो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो वेव एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करती है वो फेज में पीछे हो जाती है। तो ये जो फेज डिफरेंस आया है पाई का, तो ए ने एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल किया, तो ए जो है बी वाली वेव से पाई पीछे हो जाएगा, या बी वाली वेव ए से पाई फेज में आगे हो जाएगी। जो कम ट्रेवल करता है वो फेज में आगे चला जाता है, जो ज़्यादा ट्रेवल करता है वो फेज में पीछे हो जाता है। अब मैं यहाँ प्रूफ नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कम ट्रेवल करता है वो फेज में आगे हो जाता है, तो इस पाथ डिफरेंस की वजह से बी वाली वेव ए से पाई फेज में आगे हो जाएगी, और ए इनिशियली कितना आगे थी? π/3, तो इनके बीच में नेट फेज डिफरेंस आएगा पाई माइनस π/3 एंड दैट इज 2π/3। तो नेट फेज डिफरेंस पता लग गया आपको, सब कुछ काउंट करके 2π/3। 2π/3 120 डिग्री होता है, और 120 डिग्री पे अगर दो एम्पलीट्यूड्स हैं और 120 डिग्री उनके बीच का एंगल है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी ए के ही बराबर हो जाएगा। अगर एक यहाँ है एक ये यहाँ है और उनके बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट भी ए के ही बराबर होगा। सो योर आंसर इज डी पार्ट, ठीक है। जो कम ट्रेवल करेगा वो फेज में आगे हो जाएगा, जो ज्यादा ट्रेवल करेगा वो फेज में पीछे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज 0 एट ए पॉइंट ड्यू टू सोर्सेज ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज व्हेन, ठीक है। मिनिमम इंटेंसिटी 0 हो रही, तो मिनिमम इंटेंसिटी तब 0 होगी जब दोनों आउट ऑफ फेज हों, अपोजिट फेज में होनी चाहिए, अपोजिट फेज में होनी चाहिए और एम्पलीट्यूड बराबर होनी चाहिए, तब नेट एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा और नेट इंटेंसिटी उस पॉइंट पे 0 हो जाएगी। तो ये दोनों ही बात होनी चाहिए, द सोर्सेज आर वाइब्रेटिंग इन अपोजिट फेज, एक पॉइंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू सोर्सेज आर इक्वल। At the point of superposition, the amplitude of two SHM produced by the two sources are equal and both the SHM are along the same line. इसमें अपोजिट वाली बात गलत, अपोजिट वाली बात आई नहीं। एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है और दोनों एक ही लाइन के अलॉन्ग है, बहुत अच्छा है, बट एक लाइन के अलॉन्ग है, एम्पलीट्यूड सेम है, बट फेज में डिफरेंस कितना होना चाहिए? पाई का। बोथ द सोर्सेज आर इन सेम फेज, तो आंसर सी सही हो सकता है, लेकिन उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा कुछ। क्या ऐड करना पड़ेगा? आर अलोंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन इन अपोजिट फेज, तब जाके आपका आंसर क्या बनेगा? सी पार्ट। क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं। आउट ऑफ द 4 गिवन वेव्स, पहली वेव है y इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। पहली वेव की क्वेश्चन भी यहां लिख देते हैं, y इक्वल टू ए साइन
वो पॉजिटिव वाली थी, के एक्स प्लस ओमेगा टी वाली थी, या ओमेगा टी प्लस के एक्स, कुछ भी हो सकती है। ये पहली इक्वेशन है फर्स्ट वेव की। बाकी सेकंड वेव की इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक कॉस में, ये कॉस में, ठीक है। चार वेव्स हैं। इंटरफेरेंस फिनोमिना विल बी ऑब्जर्व अंडर इन स्पेस अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन व्हेन। ये चार वेव्स हैं, आर एमिटेड बाई 4 डिफरेंट सोर्सेज, 4 सोर्सेज को एमिट कर रहे हैं। इंटरफेरेंस फिनोमिना की बात कर रहे हैं, कुड वुड बी एब्जॉर्ब इन स्पेस। इंटरफेरेंस फिनोमिना आपको दिखना चाहिए, तो दिखेगा तब जब वो स्टेबलाइज होगा, ठीक है, अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस व्हेन, ठीक। तो अब इसमें डायग्राम नहीं है, ठीक है, क्योंकि S1 वन वेव एमिट कर रहा है, S2 टू वेव एमिट कर रहा है, तो कौन किसके साथ इंटरफेयर कर रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें प्रॉपर नहीं है। तो ये थोड़ा मुश्किल है ये डिसाइड कर पाना कि इसमें क्या होने वाला है। बट एक बात, कुछ चीज़ें हम कह सकते हैं, जैसे कुछ चीज़ें ये हैं कि अगर दो वेव सुपर इम्पोज कर रही हैं तो उनका इंटरफेरेंस स्पेस में स्टेबलाइज तब करता है जब उनके बीच का फेज डिफरेंस टाइम का फंक्शन नहीं होता है, पोजीशन का फंक्शन होता है। समझिए आप, देखिए, अगर दो वेव्स हैं, दो वेव आके किसी एक पोजीशन पे सुपर इम्पोज कर रही हैं, तो उस पोजीशन पे अगर मैक्सिमा बन रहा है तो वो मैक्सिमा ही बना रहे। अगर किसी और पोजीशन पे जब वो इंटरफेयर करेंगी और हो सकता है उस पोजीशन पे मिनिमम बन रहा है तो वो मिनिमा ही बना रहे, ठीक है। मतलब अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग मैक्सिमम मिनिमा बन सकते हैं, लेकिन जिस पे मैक्सिमम बना है उस पर मैक्सिमा ही बना रहे, जिस पर मिनिमम बना है उस पर मिनिमम ही बना रहे, तब आप उसको इंटरफेरेंस फिनोमिना को देख पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे। क्योंकि अगर वो टाइम के साथ अगर वेरी करना शुरू हो जाएगा तो इसी पॉइंट पे अभी मैक्सिमम बन रहा है, अगले मोमेंट पे मिनिमम बनेगा, फिर मैक्सिमम बनेगा, फिर मिनिमम बनेगा, और लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि वो मैक्सिमम मिनिमम इतनी तेज़ी से वेरी करेंगे कि आपको जनरल इल्यूमिनेशन दिखाई देगा। तो इंटरफेरेंस पैटर्न दिखने के लिए जिस पॉइंट पे जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो वही मेंटेन रहे, टाइम के साथ वेरी नहीं होना चाहिए। पोजीशन के साथ वेरी हो सकता है, यहाँ अलग हो, 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 पोजीशन के साथ तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन टाइम के साथ अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो हम ये चेक करेंगे कि किन दो वेव का जो फेज डिफरेंस है वो टाइम का फंक्शन नहीं है। जैसे कि और दूसरी बात, दोनों वेव सेम डायरेक्शन में भी जानी चाहिए। अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होंगी, एक वेव इधर से एक वेव इधर से, तो इसमें बनेगी स्टैंडिंग वेव, ठीक है। इसमें क्या बनेगी, स्टैंडिंग वेव। और स्टैंडिंग वेव में कुछ पॉइंट तो ऐसे मिलेंगे जो परमानेंट मिनिमा वाले होंगे, और कुछ पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहाँ पे एम्पलीट्यूड बहुत तेज़ी से ऑसिलेट कर रहा होगा, कभी मैक्सिमम होगा, कभी जीरो होगा, कभी मैक्सिमम होगा, कभी जीरो होगा, इस तरह से। तो वो भी ऑब्जर्व हो जाएगा, क्योंकि जो पॉइंट आपके मिनिमा वाले होंगे, परमानेंट मिनिमा वाले होंगे, तो वहाँ पे तो लाइट इंटेंसिटी एकदम जीरो होगी, हमेशा अंधेरा रहेगा। और जो एंटी नोड्स बनेंगे, एक कुछ नोड्स बनेंगे, कुछ एंटी नोड्स बनेंगे, और जो एंटी नोड्स बनेंगे वहाँ पे ब्राइटनेस आपको मिलेगी, एवरेज ब्राइटनेस आपको मिलेगी। तो जरा देखते हैं कौन कौन हो सकता है, ठीक है, कौन कौन सी दो वेव हो सकती हैं। S1 और S2 के साथ सोचते हैं अगर हम, क्या 1 और 2 वेव के साथ हो सकता है, तो 1 और 2 वेव के साथ बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि 1 और 2 वेव जब मिलेंगी तो एक स्टैंडिंग वेव बनाएंगी, एक के एक्स प्लस ओमेगा टी की है और एक ओमेगा टी माइनस के एक्स की, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, स्टैंडिंग वेव, ठीक। क्या 1 और 3 बना सकते हैं, या 3 और 4 बना सकते हैं, 3 और 4 भी क्या बनाएंगे, आपकी स्टैंडिंग वेव। क्या 2 और 4 बना सकते हैं, 2 और 4 भी बना सकते हैं। एक साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है और एक कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो इन दोनों में तो एक परमानेंट फेज डिफरेंस है, और वो फेज डिफरेंस π/2 का है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें ना कोई डायग्राम दिया, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कौन किसके साथ किस तरह से क्या कह रहे हैं वो, ठीक। तो इसको हटा देते हैं हम। Equation of motion in the same direction is given by y1 is equal to a sin omega t minus kx and y2 is equal to a sin omega t minus kx minus phi। एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड बहुत आसान है, इन दोनों का फेज सेम है, सिर्फ थीटा का फेज डिफरेंस है। तो ये फेजर डायग्राम ऐसा बनेगा, एक का एम्पलीट्यूड ए, दूसरे का भी एम्पलीट्यूड ए है, और उसमें फेज का डिफरेंस कितना है, थीटा, और नेट एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो होता है 2a cos θ/2। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, ए पार्ट।
द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ये वेव नहीं है, ये बेसिकली एसएचएम है, ये गलत लिखा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एसएचएम होना चाहिए। तो नेट एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं, तो अगर कोई इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी की होती है तो उसका जो नेट एम्पलीट्यूड होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो इसमें जो नेट एम्पलीट्यूड आएगा वो आपका आएगा अंडर रूट ऑफ पहले वाले टर्म का स्क्वायर दैट मीन्स 1/a प्लस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर दैट मीन्स 1/b। सो इट इज अंडर रूट ऑफ a प्लस b अपॉन ए बी, ये बनेगा नेट एम्पलीट्यूड उस एसएचएम का, डी पार्ट। दो वेव हैं, एक x1 है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 और एक x2 है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2, और कह रहे हैं रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड रिमेन्स इक्वल टू दोज ऑफ सुपर इम्पोजिंग वेव। देखिए फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी रिजल्टेंट वेव की, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी ओमेगा ओमेगा है, तो रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा रहेगी, लेकिन एम्पलीट्यूड भी रिजल्टेंट वेव का वही है। तो वो तभी हो सकता है जब दोनों के बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस हो। दो एम्पलीट्यूड अगर 120 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर होता है। इसका सीधा सा मतलब है उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना आएगा, 2π/3। एक ट्रैवलिंग वेव है y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा पासिस फ्रॉम ए हैवियर स्ट्रिंग टू द लाइटर स्ट्रिंग। हैवियर स्ट्रिंग से कहाँ जा रही है, लाइटर स्ट्रिंग की तरफ जा रही है। ठीक है, एक हैवी स्ट्रिंग है, इसमें एक वेव पल्स आ रही है और वो जा रही है एक लाइटर स्ट्रिंग पे। तो होता क्या, जब इस तरह की सिचुएशन होती है, मान लिया तो वेव पल्स मान लिया ऊपर की तरफ आई, तो जब इसमें ट्रांसमिट होगी तो ये ऊपर की तरफ ही ट्रांसमिट होगी, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड वेव आएगी वो भी ऊपर की तरफ आएगी, पलटेगी नहीं। ये ऐसे बिहेवियर होगा जैसे रेयरर मीडियम से कोई वेव टकरा के जब रिफ्लेक्ट होती है रेयरर मीडियम से तो उसमें फेज का कोई चेंज नहीं आता है, जबकि डेंसर मीडियम से जब टकरा के रिफ्लेक्ट होती है तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आता है। तो ये जो मैंने ऊपर बनाया है ये आपकी इंसिडेंट वेव है, ये आपकी है ट्रांसमिटेड वेव, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड वेव है। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है। इंसिडेंट वेव इस तरह से आ रही होगी, ट्रांसमिटेड वेव आगे चली जाएगी, और रिफ्लेक्टेड वेव जो है ये पीछे की तरफ आ जाएगी। सिंस ये रेयरर मीडियम की बाउंड्री से टकरा के लौटी है, ठीक है, तो इसमें कोई भी फेज का चेंज नहीं आएगा। तो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड आपको 0.5a दिया है। द जंक्शन ऑफ द स्ट्रिंग इज एट x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 जो है ये जंक्शन है दोनों स्ट्रिंग्स का। द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन पूछ रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड तो आपको 0.5 ही है। ठीक है, और फेज में कोई चेंज नहीं आएगा, बस डायरेक्शन बदलेगी। जैसे के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा है तो यहाँ हो जाएगा के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा, बस माइनस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, बाकी और कोई चेंज नहीं आएगा। ये एम्पलीट्यूड जो है ए की जगह कितना हो जाएगा, 0.5 है। सो योर इक्वेशन इज 0.5a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा। सो योर आंसर इज ए पार्ट इसका आंसर बनेगा।